जैसा कि दोस्तों आने वाले दिनों में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो भी स्टूडेंट हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनके लिए हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2025 का जूलॉजी का पेपर लेकर आया हूँ। और इस पेपर के साथ साथ मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पेपर के साथ साथ आपको इसके सॉल्यूशन भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2025 का पेपर है और आपका ये जो जूलॉजी का पेपर है मेजर है, जिसका टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। तो आपका ये जो पेपर है ये 75 नंबर का होता है। 25 नंबर जो होते हैं इंटरनल होते हैं, जो कि कॉलेज से मिलते हैं, और पेपर का जो टाइमिंग है वो 2 घंटे का है। आपको बता दें कि पेपर में कुल 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए से आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि अति लघु प्रश्न पूछे जाएंगे, और सेक्शन बी से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेक्शन सी से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें सेक्शन ए की, जिसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे और सभी पाँचों क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि सेक्शन ए जो है वो कुल 10 नंबर का है, और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम 50 वर्ड में लिखने हैं, यानी कि आपका जो आंसर हो 50 शब्दों से अधिक न हो। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है इंडोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस क्या होता है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। तो आपको बता दें कि इंडोसाइटोसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, इंडो प्लस साइटोसिस। तो इंडो का मतलब होता है इंटरनल, साइटोसिस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किसी पार्टिकल को, यानी कि बाहर से आए हुए किसी पदार्थ को अपने अंदर ले लिया जाता है, सेल के अंदर ले लिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। अब ये जो इंडोसाइटोसिस होती है 2 टाइप की होती है, एक है फैगोसाइटोसिस और दूसरा है पिनेकोसाइटोसिस। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे फैगोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस भी पूछा जाता है। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है। जब सेल अपने अंदर किसी सॉलिड पार्टिकल को लेता है तो उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, इसलिए फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग। जबकि बात करें अगर हम पिनेकोसाइटोसिस की, तो जब सेल अपने अंदर लिक्विड मटेरियल को लेता है तो उसे हम बोलते हैं पिनेकोसाइटोसिस या फिर सेल ड्रिंकिंग। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम, यानी कि आपको पेरोक्सीसोम के कार्य के बारे में बताना है। तो अगर हम बात करें पेरोक्सीसोम की, तो पेरोक्सीसोम आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पेरोक्सीसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें कि केवल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि पेरोक्सीसोम में केवल एक सिंगल लेयर ही पाई जाती है, और इसके अंदर कई तरह के ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म का कार्य करते हैं। जैसे कि कुछ ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं लाइक यूरिक एसिड ऑक्सीडेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज, जो कि फैटी एसिड, अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन सभी का ब्रेकडाउन करते हैं। तो जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, वो पेरोक्सीसोम के कारण ही होता है, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए होते हैं वो पेरोक्सीसोम में ही पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है डीएनए के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ डीएनए। तो अगर आपने डीएनए के प्रकार पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डीएनए कई टाइप के होते हैं, जैसे कि ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए, एमटी डीएनए। लेकिन अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम में बी डीएनए और जेड डीएनए, इन दोनों में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इनको याद कर लीजिएगा। अब बी डीएनए और जेड डीएनए में क्या डिफरेंस है मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। जो बी डीएनए है उसमें राइट हैंडेड रोटेशन होता है, जबकि जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड रोटेशन होता है। बी डीएनए जो होता है वो स्पाइरल होता है, जबकि जेड डीएनए जो होता है वो जिगजैग होता है। बी डीएनए सबसे कॉमन टाइप का डीएनए है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आपको बी डीएनए ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बी डीएनए में जो रोटेशन होता है वो हमेशा 10 बेस पेयर पे होता है, जबकि जेड डीएनए में वो 12 या फिर कह सकते हैं लगभग 11.5 बेस पेयर पर होता है। और इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, जबकि जेड डीएनए में होता है 3.7 एंगस्ट्रॉम।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, आइए समझते हैं। तो आप सभी ने जेनेटिक्स में मेंडल लॉ पढ़ा होगा। मेंडल लॉ का जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। पहला पॉइंट आप ये जान लीजिए। अब बात आती है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो जब हम अलग अलग इंडिविजुअल में दो कैरेक्टर को आधार मान कर क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि आपने देखा था कि मेंडल ने अपने प्रयोग में दो बीज लिए। एक बीज राउंड था और उसका कलर था येलो, यानी कि इसमें एक ही बीज में दो कैरेक्टर को आधार माना। और जो दूसरा बीज था जो कि झुर्रीदार यानी कि रिंकल्ड और ग्रीन था, यानी कि उसका शेप झुर्रीदार था और कलर क्या था, ग्रीन था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल में दो दो कैरेक्टर को आधार मानकर क्रॉस कराया जा रहा है। तो इस तरह के क्रॉस को हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फर्स्ट जनरेशन में आप देखेंगे कि राउंड येलो होते हैं, जबकि सेकंड जनरेशन में आपने देखा था कि इनके बीच का जो रेशियो आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो आता है 9:3:3:1, यानी कि 9, 3, 3 और 1 का अनुपात मिलता है। आइए चलते हैं सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है पूछा गया है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। आप सभी ने क्रोमोसोमल एबेरेशन पढ़ा होगा, जिसमें कि आपने देखा होगा दो तरह के क्रोमोसोमल वेरिएशन होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर में और दूसरा होता है नंबर में। तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि जो 21st पेयर का क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी कि अब 46 की जगह गुणसूत्र हो जाते हैं 47। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो 21st पेयर क्रोमोसोम है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, तो इसे हम ऑटोसोमल क्रोमोसोमल वेरिएशन भी कहते हैं। और इसको सबसे पहले जॉन्स लैंगडर डाउन ने खोजा था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया डाउन सिंड्रोम। तो लगभग 1000 बच्चों में किसी एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये है कि डाउन सिंड्रोम को क्या किसी और भी नाम से जाना जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट करिएगा, नहीं पता होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा। तो सेक्शन ए के बाद चलते हैं सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेक्शन बी में कुल 8 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से केवल आपको 5 प्रश्न ही करने हैं और एक प्रश्न जो होगा वो 5 नंबर का होगा, यानी कि कुल 25 नंबर का ये सेक्शन है। और आपको आंसर मैक्सिमम 100 वर्ड्स में देने हैं, यानी कि आपको 100 शब्दों से अधिक आंसर नहीं देना है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सेल एडिशन मॉलिक्यूल, यानी कि कोशिका आसंजन अणु क्या है। एक्सप्लेन इट्स विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ इसे समझाइए। तो आइए समझते हैं कि सेल एडिशन होता क्या है। तो आपको बता दें कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल को हम शॉर्ट में कैम भी कहते हैं। कैम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड ऑन द surface of cell that allow them to bind to each other or to the surrounding environment। तो आपको बता दें कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल यानी कि कैम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो कि सेल की सतह पर पाई जाती है और इसी के कारण एक सेल दूसरे सेल से जुड़ता है या फिर जो सेल है अपने आउटर या अपने चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं उससे जुड़ता है। तो जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरा सेल है और इस सेल के सतह पर आप देखेंगे कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सेल एडिशन मॉलिक्यूल। और उसी तरह इस सेल के सरफेस पे भी सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। तो ये इन सेल एडिशन मॉलिक्यूल के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब मान लेते हैं ये सेल के चारों तरफ है इन्वायरमेंट या फिर हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी ये कैम के थ्रू जुड़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल की। तो जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला है कैडरीन, दूसरा है इंटीग्रीन्स, तीसरा है सेलेक्टिन्स और चौथा है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली कैम, यानी कि शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं IGSF। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कैडरीन की। कैडरीन्स आर कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन दैट मीडिएटेड सेल टू सेल। तो कैडरीन ऐसा प्रोटीन है जो कि कैल्शियम पर निर्भर होता है। बिना कैल्शियम के ये
किसी भी दूसरे सेल से जुड़ नहीं पाता, यानी कि इसकी जो एडेसिव प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे कोशिका से जुड़ने की जो क्षमता है वो नहीं होती। तो होता क्या है कि एक सेल का कैडरीन दूसरे सेल के कैडरीन से जीपर लाइक, यानी कि एक तरह से चैननुमा संरचना की द्वारा जुड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर एक सेल के पास कैडरीन है, दूसरे सेल के पास कैडरीन है, तब एक दूसरे से वो क्या करेंगे, जुड़ेंगे। तो इसे कहते हैं होमोफिलिक बाइंडिंग। होमोफिलिक बाइंडिंग इसलिए कहते हैं कि एक सेल पर कैडरीन है, दूसरे सेल पर भी कैडरीन है, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम है और दोनों सेल के सेम मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं होमोफिलिक बाइंडिंग। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कैडरीन के स्ट्रक्चर की। तो कैडरीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। तो आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपको रिपीटिंग कैडरीन डोमेन दिखेंगी। यूजुअली आपको 5 कैडरीन दिखती है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। और आपको बता दें कि इसी डोमेन के कारण ही एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ती है। अगला स्ट्रक्चर है कैल्शियम बाइंडिंग साइट। तो ये जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है ये डोमेन के बीच में पाई जाती है, जिससे कि जाकर कैल्शियम जुड़ता है। और ये जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है ये डोमेन को रिजिडिटी यानी कि कठोरता प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा होगा ये है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, और यहाँ पर आप देखेंगे ये येलो कलर से दिखाया गया है, ये है कैल्शियम मॉलिक्यूल। अगला स्ट्रक्चर है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है ये क्या कहता है, कैडरीन को सेल मेम्ब्रेन पर एंकर प्रोवाइड करता है, यानी कि यह डोमेन जो कैडरीन का डोमेन है उसको कोशिका की कोशिका कला से जोड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जिसके द्वारा जो कैडरीन है यह कोशिका कला से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला स्ट्रक्चर है इंट्रासेलुलर डोमेन। तो इंट्रासेलुलर डोमेन है क्या, जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये सेल के अंदर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर है जो कि जुड़ा होता है कैटेनिन नामक प्रोटीन से। तो यहाँ पर जो कैटेनिन होती है वो 2 तरह की होती हैं, अल्फा कैटेनिन और बीटा कैटेनिन। तो ये कैटेनिन करती क्या है कि जो ये कैडेनिन है, ठीक, इसको सेल के जो साइटोस्केलेटन है, जो एक्टिन साइटोस्केलेटन है, उससे जोड़ने में सहायता करती है। और साथ ही साथ जो कैडेनिन है उसको स्टेबिलिटी और सिग्नलिंग में मदद करती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैडरीन का रोल क्या है। इट मेंटेन द टिश्यू स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। तो ये ऊतकों की स्ट्रक्चर और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो टिश्यू की संरचना है वो स्थिर है। इट हेल्प इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाय गाइडिंग सेल टू फॉर्म टिश्यू। इसके अलावा जो कैडरीन है ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मदद करता है और सेल को गाइड करता है कि कैसे उसको टिश्यू बनाना है। अगला है इंटीग्रीन्स। अब इंटीग्रीन्स क्या है, इंटीग्रीन्स एक प्रकार की ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि एक सेल को उसके एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है यानी कि जो ईसीएम है उससे जोड़ती हैं, और कभी कभी ये एक सेल को दूसरे सेल से भी जोड़ती हैं। तो इंटीग्रीन्स कहता है क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है यानी कि जो ईसीएम है, जैसे कि कोलेजिन है, फाइब्रोनेक्टिन है या फिर लेमिनिन है, इनसे जोड़ने में सहायता करता है। और साथ ही साथ ये मदद करता है सेल को सेंस करने में इसके आउटर इन्वायरमेंट से, यानी कि आउटर इन्वायरमेंट में सेल के बाहर क्या चल रहा है इसको सेंस करने में मदद करता है इंटीग्रीन्स। बात करते हैं इंटीग्रीन्स के स्ट्रक्चर की। तो जो इंटीग्रीन्स है ये एक प्रकार का हेट्रोडाइमेरिक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये 2 अलग अलग स्ट्रक्चर से बना हुआ है। पहला जो इसका सब यूनिट है उसको हम बोलते हैं अल्फा सब यूनिट और दूसरा है बीटा सब यूनिट। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये है अल्फा सब यूनिट जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और ये है बीटा सब यूनिट जो कि आपको येलो कलर से दिखाया गया है। तो जिस तरह हमने देखा था कि कैडेनिन में 3 तरह के डोमेन थे, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और इंट्रा सेलुलर डोमेन, तो ठीक इसी तरह इंटीग्रीन्स में भी 3 तरह के डोमेन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन की। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है ये क्या कहता है कि सेल को जो मैट्रिक्स है उससे जोड़ने का काम करता है, जैसे कि फाइब्रोनेक्टिन है, लेमिन है या फिर कोलेजिन है।
तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है ये किधर पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की ओर पाया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं इतना जो पार्ट है जो सेल मेम्ब्रेन से बाहर है ये है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। इसके बाद दूसरा है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन क्या कहता है, ये जो इंटीग्रीन्स है ये सेल मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। इसके बाद है इंट्रासेलुलर डोमेन। तो इंट्रासेलुलर डोमेन करता क्या है कि सेल के अंदर पाया जाता है पहली चीज़, और ये क्या करता है कि इंटीग्रीन को जोड़ता है साइटोस्केलेटन से। तो इंटीग्रीन को साइटोस्केलेटन से जोड़ने का काम कौन करता है, वो करता है विनकुलिन और एक्टिन फिलामेंट। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रीन्स के रोल की। तो इंटीग्रीन्स क्या करता है कि सेल सिग्नलिंग देता है फॉर द सेल ग्रोथ, सर्वाइवल और माइग्रेशन। यानी कि जब सेल को ग्रोथ करना हो, सर्वाइव करना हो या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाना होगा तो इसमें मदद करने का काम करता है इंटीग्रीन्स, और ये सिग्नल के द्वारा मदद करता है। इसके बाद है वुंड हीलिंग एंड इम्यून रिस्पांस। तो ये जो इंटीग्रीन्स है ये क्या करता है, घाव को भरने में मदद करता है और जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको देखता है। अगला कैम है वो है सेलेक्टिन। तो सेलेक्टिन करता क्या है कि ये किसी दूसरे सेल के मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे जोड़ने का काम करता है। अब ये जो सेलेक्टिन है इनका मेन रोल होता है इम्यून सिस्टम में, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में। जैसे कि अगर इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक, तो उस दौरान ये कहते क्या है कि जो वाइट ब्लड सेल्स है उसको जोड़ते हैं ब्लड वेसल से, ताकि आसानी से वो इंजरी वाले जगह पर पहुंच सके और उस इंजरी को ठीक कर सके। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलेक्टिन के स्ट्रक्चर की। तो सेलेक्टिन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें आपको एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं लेक्टिन। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये लेक्टिन है। तो ये लेक्टिन करता क्या है कि जो दूसरे सेल के मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है उसी से जोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है वो सेलेक्टिन के ये जो स्ट्रक्चर है लेक्टिन डोमेन इसी के द्वारा जुड़ता है। इसके बाद है ईजीएफ लाइक डोमेन। तो ये डोमेन क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है ड्यूरिंग द एडिशन, यानी कि जुड़ने के दौरान क्या करता है कि इसको संतुलित बनाए रखता है। इसके बाद है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। तो हम सभी जानते हैं कि जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है ये एक तरह से जो सेलेक्टिन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ता है। इसके बाद है इंट्रासेलुलर डोमेन। तो जो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला डोमेन है जो कि इम्यून सेल एक्टिवेशन में मदद करता है। तो पीछे भी हमने देखा था कि ट्रांस मेम्ब्रेन जो डोमेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ता है, ये है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और इंट्रासेलुलर डोमेन जो कि अंदर की ओर होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलेक्टिन के रोल की। तो ये इम्यून रिस्पांस में मदद करता है। दूसरा ये है कि जो ब्लड स्ट्रीम है यानी कि जो रुधिर की धारा होती है उसमें सेल के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। आइए चलते हैं चौथे सेल एडिशन मॉलिक्यूल की ओर जो कि है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली कैम्प्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं IGSF। तो जैसा कि नाम में इसके छुपा हुआ है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन कहने का मतलब ये एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चरली कैम है जो कि एंटीबॉडी से मिलता जुलता है। और आपको बता दें कि ये एक सेल को दूसरे सेल से बिना कैल्शियम के ही जोड़ता है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है यानी कि जो बाहर की तरफ पाया जाने वाला डोमेन है ये होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक दोनों तरह के बाइंडिंग करता है, ठीक। तो अब बाहर की ओर देख रहे हैं ये है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन जो कि IG लाइक यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन से बना होता है। और ये करता क्या है कि एक ही तरह के जो मॉलिक्यूल है या फिर अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल है दोनों तरह के मॉलिक्यूल से जुड़ सकता है। इसके बाद है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन करता क्या है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि ये क्या करता है डोमेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ता है। इसके बाद है इंट्रासेलुलर डोमेन। तो इंट्रासेलुलर डोमेन क्या करता है, ये सेल के अंदर वाला भाग है और ये साइटोप्लाज्मिक सिग्नलिंग में मदद करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रोल यानी कि फंक्शन की। तो ये इम्यून सिस्टम में कम्युनिकेशन का काम करता है। इसके अलावा ये नर्व डेवलपमेंट का काम करता है, यानी कि जो एग्जान है उसको गाइडेंस का काम करता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका कंकाल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन साइटोस्केलेटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर और बाकी जो क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए तो मैं आने वाले दिनों में इस पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं, जितने अधिक आपके कमेंट होंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस टॉपिक से रिलेटेड बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको प्रोवाइड कर दूं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।